साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कैसा आहिस। साथियों, मेंस राइट के लिए लंबे समय से मैं लड़ रहा हूं और उसी कॉन्सिक्वेंस में मैं एक नया टॉपिक डिस्कस के लिए आप सबके समक्ष लेकर आया हूं। साथियों, चाइल्ड कस्टडी एक महत्वपूर्ण अध्याय मैट्रिमोनियल में है और अगर लड़की है तो उसकी कस्टडी लेने में फादर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो फादर करे क्या, कानून में उसके राइट्स क्या हैं, और अभी जो नए जूरिस्प्रूडेंस चाइल्ड कस्टडी को लेकर आए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो पैरामीटर्स क्या है। साथियों, ये काम एक दिन का नहीं है कि हम नेट पे गए, वर्कआउट किया, लॉ निकाला और कोर्ट में पहुंच गए और रिलीफ के लिए जो है हमने प्रेयर किया। ये लंबी साधना और लंबे रिसर्च जो हम लोग करते हैं, उसका जो आउटकम है, ये मैं आपके सामने जो है रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप सब अपने राइट्स को पहचान कर उसके अनुसरण में एक्ट अपॉन करके अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सके। साथियों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इवन आप लिखते हैं इम्पॉसिबल, तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो साथियों, करना क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, और अभी नए नए अमेंडमेंट्स चाइल्ड कस्टडी के फील्ड में क्या क्या आए हैं, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के प्रेजेंटेशन में। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिएगा, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसको अमल कीजिएगा। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया है, चाइल्ड एंड गर्ल। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है वो दोनों ही बच्चों के लिए है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। पर ज़्यादा मेरा एम्फेसाइज जो है वो है गर्ल चाइल्ड पे, क्योंकि ये कस्टडियाँ इतनी आसान नहीं होती और वाइफ जो है हमेशा एक फैक्टर लेके चलती है। उसको कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा तो उसकी बॉडी में जो है चेंजेस आएंगे, और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो केवल माँ ही अपनी बेटी से डिस्कस कर सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर कस्टडी दी गई फादर को, तो किसी भी बच्चे का अपब्रिंगिंग जो है अश्योर नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स फादर को ध्यान में रखने हैं और किस तरह से वर्कआउट करना है, ये मैंने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। और साथियों, ऐसे कई जजमेंट वर्तमान में आ चुके हैं जिसमें इवन अगर बच्चा फीमेल है तो उसकी कस्टडी भी फादर को हैंडओवर की गई है। एक महत्वपूर्ण प्ली जो कोर्ट ने हमेशा ही अपने जजमेंट्स में डिस्कस किया है वो ये है कि अगर वाइफ का कंडक्ट जो है अनबिकमिंग है, या वाइफ के साथ बच्चा असुरक्षित है, या वाइफ सब्सिक्वेंट मैरिज कर लेती है, तो सब्सिक्वेंट जो उसका पार्टनर है उसके साथ अगर फीमेल चाइल्ड जो है असुरक्षित है, तो बच्चा अगर फीमेल है तब भी उसके फादर को दिया जा सकता है। तो साथियों, ये पैरामीटर इसलिए जानना जरूरी है कि वर्तमान में जो जूरिस्प्रूडेंस है चाइल्ड कस्टडी को लेकर वो क्या है, और किस तरह से इसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, और किस तरह से हम इसमें वर्कआउट करते हुए अच्छे रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। साथियों, मैंने एक बात आपको हमेशा बताई कि जब जब हम लड़ रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, जिसके लिए अपन क्या हेडिंग बनाएंगे, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। क्लियर हो गया? जब जब आप लोग प्लीडिंग्स कर रहे हो चाइल्ड कस्टडी मैटर्स की, तो आपको सबसे पहले ये प्लीडिंग करना है कि जो हस्बैंड और वाइफ है इनके मध्य रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप चार्ज है या उसमें कोई स्ट्रेन है। साथियों, यूजुअली क्या होता है कि जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड और वाइफ का, और वाइफ बच्चा लेके जो है पियर बैठ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, फादर को बच्चे से मिलने जाना है, तो वाइफ जो है पहले मिलवाएगी नहीं। उसको मालूम है मेरे हाथ में ऐसा हथियार है कि अगर इसको मैंने प्रॉपरली यूज़ कर लिया तो मैं हस्बैंड को घुट्टों में लाए खड़ा कर दूंगी। तो साथियों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रिलेशनशिप है उस पर विशेष आपको प्लीडिंग्स करनी है, और रिलेशनशिप किस नेचर की है उसको भी जो है आपको लिखना है अपनी प्रॉपर प्लीडिंग्स के अंदर। साथियों, इसके साथ साथ जो है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चाइल्ड कस्टडी केस करते समय कोई डिवोर्स केस पक्षकारों में पेंडिंग है या नहीं है। अगर पेंडिंग है तो वो किसके द्वारा किया गया है और क्या क्या ग्राउंड जो है वहाँ पर रेज किए गए। अगर डिवोर्स केस पेंडिंग है तो ये क्लियर है कि स्पाउस एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट को ये तय करना है कि कौन बेटर पोजीशन में है बच्चे के वेलफेयर और अपब्रिंगिंग को लेकर। कई बार ये होता है कि डिवोर्स केस फाइल करने के बाद अगर आप चाइल्ड कस्टडी केस प्लान कर रहे हैं या फाइल कर रहे हैं, तो पार्टियाँ अक्सर सब्सिक्वेंटली म्यूचुअल डिवोर्स भी फाइल कर लेती हैं कि कौन लड़े यार, कौन टाइम ख़राब करे। उसमें कुछ कंडीशंस जो हैं तय होती हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर बॉय है तो उसकी कस्टडी जो है फादर रखेगा, कई बार दो बच्चे अगर हैं, और अगर गर्ल है तो उसकी कस्टडी जो है मदर रखेगी, या वाइस वर्सा भी ऐसा हो सकता है। और विजिटिंग राइट्स उस पक्षकार को दिए जाते हैं जिसके पास जो है वो बच्चा नहीं है। क्लियर है? और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम प्रोपोर्शन में जो है किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब बच्चा एक है, उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वहाँ पर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। एक बात तो ये रही। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स में कंडीशंस तय करने के बाद भी कि कस्टडी किसके पास में रहेगी और विजिटिंग किसके पास में रहेगा, कई बार ऐसा होता है कि पक्षकार अपनी बातों से मुकर जाते हैं। मैं खासकर बात कर रहा हूँ इंडियन वाइफ्स की,
कारण क्या होता है कि जब भी इस तरह के डिवोर्स पिटिशंस में बात कर रहा हूँ वाइफ्स की, खासकर कई बार ऐसा होता है कि कंडीशंस तय होने के बाद भी वो अपने प्रॉमिस से हॉस्टाइल हो जाती हैं, मुकर जाती हैं। उनका कहना था कि हम कस्टडी किसी भी हालत में हैंडओवर नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पर राइट्स किसके अफेक्ट होते हैं? फादर के। क्लियर हो गया? चले आगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ जो है वो सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लेती है और जो उसका प्रीवियस हस्बैंड है उसको काफ़ी चिंता रहती है। जैसे मान लो आप हो, आपको चिंता हो गई अबाउट द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इतना ईजियर नहीं है कस्टडी लेना एक फीमेल चाइल्ड की, फिर भी मैंने लिखा है कि इन अ नाउ डेज इट इज़ ईजियर। तो ये ईजियर कैसे होगा, इसको भी जो है हम समझते हैं। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि सब्सिक्वेंट मैरिज करने के बाद वाइफ जो है ब्लॉक करती है कॉन्टैक्ट ऑफ द चाइल्ड विथ फादर, जो कि उसकी कस्टडी में है। और ये भी पॉसिबिलिटी कि जो नया पर्सन है, जो न्यू हस्बैंड है या उसका रिलेटिव है, मे डू बैड टच टू द गर्ल। हालांकि उसके लिए रेमेडी पॉक्सो है, बट कई बार बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, चिंता जो है आपको लगी रहती है। तो एक बेस्ट रेमेडी इस समय क्या अवेलेबल है हमारे पास में? हैबियस कॉर्पस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अगर हम हैबियस कॉर्पस फाइल नहीं करना चाह रहे हैं तो अल्टरनेटिव क्या है? टू फाइल द पिटिशन एज पर द प्रोविजन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और अंडर गार्जियनशिप एंड वार्डन। पर यह रेमेडी सिर्फ फादर के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है तो सिर्फ और सिर्फ रेमेडी आपके पास जो है वो हैबियस कॉर्पस में। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं जहाँ पर फादर की जो है मृत्यु हो गई और वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई, बच्चा जो है साथ में ले गई, बच्चे से उसकी बुआ या उसके जो दादा हैं दादी हैं मिलना चाहते हैं, वो मिलने नहीं दे रही है। तो उस सिनेरियो में उनके पास एक बेटर रेमेडी है, वो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इसको वो तुरंत फाइल करें, उनको राहत मिलेगी। साथियों, जब भी मैटर आएगा चाइल्ड कस्टडी का तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो प्राइमरी की है वो है इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का जो है बेटर इंटरेस्ट, बेटर वेलफेयर और बच्चे का बेटर अपब्रिंगिंग जो है वो कैसे होगा। और कुछ केसों में कोर्ट जो है इस संबंध में एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकती है। ये कोर्ट के डिस्कशन पे जो है निर्भर करता है। पर एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए आवश्यक भी रहती है कि बच्चा संभवतः घबरा कर गलत बात कोर्ट में कह सकता है, बट एक्सपर्ट जब उसको इंटरोगेट करेगा, उसको सारी बातें पूछेगा और उसका कंफर्ट जोन क्या है ये जानेगा, तो कोर्ट के लिए डिसाइड करना इशू काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा कि बच्चा किसके पास सुरक्षित है और बच्चा कैसे जो है फर्दर अपना अपब्रिंगिंग या वेलफेयर जो है अश्योर कर सकता है थ्रू द रेस्पेक्टिव पेरेंट। क्लियर है? साथियों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फ्री विल ऑफ द चाइल्ड इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाता है तो वह पहचानना शुरू करता है अपने पेरेंटल को। और साथियों, मेन बात है कि आज के बच्चे जो है एडवांस हैं, उनमें सेंसेस जो हैं फटाफट डेवलप होते हैं। तो अगर बच्चा अपनी फ्री विल से कंसर्न पेरेंट के पास रहना चाहता है तो वहाँ पर भी इस फैक्टर को देखा जाता है बिफोर पासिंग एनी फाइनल ऑर्डर बाय द कंसर्न कोर्ट। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा अगर बोल सकता है, और ये कथन कोर्ट में बच्चे का है, मैं बात कर रहा हूँ फीमेल चाइल्ड की, कि वो हैप्पी नहीं है विद द मदर, और कैटेगरी अगर उसका बयान ये है कि वो फादर के साथ रहना चाहती है, तो इस सिनेरियो में भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे के बयान हो रहे हैं कोर्ट में और बच्ची ये कहती है कि शी वांट टू रिसाइड विद हर ब्रदर, अगर उसका कोई भाई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। और अगर भाई नहीं है और वो कहते हैं कि विथ माय फादर आई एम कंफर्टेबल एंड आई वांट टू रिसाइड, तो ये भी उसकी फ्री विल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब साथियों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज हम कितनी भी बहस करते हैं कोर्ट सुनती नहीं है। कोर्ट सुनती इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी प्लीडिंग्स प्रॉपर नहीं है, आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है। आप ड्राफ्टिंग में की बात को लिखो ना, आपका प्रीवियस कंडक्ट क्या रहा विद द चाइल्ड, उसकी कोई फोटोग्राफ हो, या बच्चे से आपका इंटरेक्शन क्या रहा उसकी कोई फोटोग्राफ हो, बच्चा आपसे घुला मिला हो उसकी कोई फोटोग्राफ वीडियो हो, आप बच्चे को घुमाने ले गए हो उसकी कोई फोटोग्राफ्स हो, आप बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हो उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशंस हो, आप बच्चे के लिए जो है मेडिकल पॉलिसी करा रहे हो उसका डॉक्यूमेंट पेश करो, आप बच्चे के लिए कोई अकाउंट खोले हुए हो या आपने कोई एफडी कराई हो, या ऐसा कोई पैरामीटर जो कोर्ट को हाईली कन्विंस कर सके कि यस ही इज़ अ राइट पर्सन, जो बच्चे का बेटर अपब्रिंगिंग कर सकता है और करता हुआ आ रहा था। क्योंकि मदर इगोस्टिक थी, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ हस्बैंड और वाइफ में, तो अपने इगोस्टिक के चलते वो बच्चे को लेकर अपने पीयर बैठी है, जहाँ बच्चा ना तो प्रॉपर एजुकेशन ले पा रहा है, ना ही प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पा रहा है, और बच्चा जो है कमज़ोर हो गया है और उसका एजुकेशन भी बिटरली अफेक्ट हो रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनते हैं टू फाइट आवर चाइल्ड कस्टडी बैटल। क्लियर हो गया आप सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है चाइल्ड का, ये भी जो है देखना होगा कि अगर बेस्ट इंटरेस्ट वुड बी टू स्टे विद हर ब्रदर और विद हर फादर, इन दैट स्नैरियो विजिटिंग राइट्स जो है मदर को दिए जा सकते हैं। और इस संबंध में कई पैरामीटर्स जो हैं बनाए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी। साथियों, एक बात आप ध्यान रख लो कि बच्चे के वेलफेयर के लिए दोनों ही
जो है पेरेंट्स चाहिए, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो। बट पॉइंट क्या है कि अगर कस्टडी माँ के पास में है तो फादर को जो है विजिटिंग मिलेगा, और कस्टडी अगर पिताजी के पास में है तो मदर को जो है विजिटिंग मिलेगा। तो विजिटिंग तो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, और एक बेसिक राइट है या तो मदर का या फादर का, जिस संबंध में दिनांक 12 जनवरी 2022 का बेसिक लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इसके अलावा ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली मार्च 2023 में इस संबंध में गाइडलाइंस को जो है पारित किया है। तो साथियों, कुल मिला के बच्चे का बेटर इंटरेस्ट कहाँ पर होगा, किसके साथ होगा, ये भी कोर्ट को जो है देखना है वाइल डिसाइडिंग द चाइल्ड कस्टडी पिटिशन। साथियों, कोर्ट को ये भी देखना है कि डिवोर्स के बाद अगर वो डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट है तो क्या वाइफ ने या बच्चे की मदर ने रीमैरिज तो नहीं कर लिया, और क्या कोई बच्चा उस नए कपल को जो है हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर टू गिव द चाइल्ड टू द कंसर्न फादर, कि ऑलरेडी के बच्चा हो चुका है तो इस बच्चे का ध्यान रख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो संवेदनाएं और इमोशंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखो, लाजमी से बात है कि आपके बच्चे का ध्यान कौन रख पाएगा, आप ही रख पाओगे। अगर आपका बच्चा किसी और के पास में है तो जो उसका भेदभाव है वो हमेशा ही रहेगा। भाई उसका खुद का बच्चा है और आपका बच्चा वो क्यों कंसिडर करेगा, उसे वो क्यों पालेगा, उसका क्यों अपब्रिंगिंग करेगा। तो अगर ऐसा फैक्ट भी दिखाई देता है तो इसको भी आप जो है प्लीड करें, और पिटिशन में जरूर लिख दें कि ये मदर जो है अबाउट टू रीमैरी है, और इसका एक प्लान है कि मैं बच्चे को लेके जाऊंगी, और वो जो नया सब्सिक्वेंट स्पाउस है वो बच्चे को हैरेस कर सकता है। तो ये प्लीडिंग्स ज़रूर करा करो अपनी पिटिशंस के अंदर। और अगर मदर कहते हैं कि मुझे रीमैरिज नहीं करनी है तो एडमिशन रिकॉर्ड पाएगा, और वो इस फैक्ट को कभी एडमिट करेगी नहीं कि मुझे रीमैरिज नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसने गलत फैक्ट डिस्पोज किया तो उस सिनेरियो में उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो मेरा कहना यह है कि आपका एक एक लिखा हुआ, आपका एक एक ड्राफ्ट किया हुआ पॉइंट आपके लिए प्लस होगा, पर अगर आप लिखोगे नहीं तो प्लस कैसे आपको होगा। तो मेरी बात ध्यान में रखते हुए चलो और इसको प्रॉपर जो है प्लीडिंग्स जो है रिकॉर्ड पर लेके चलो। और अगर कोई फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जैसे वाइफ ने आफ्टर डिवोर्स जो है रीमैरिज कर लिया, ऑलरेडी उसके जो है एक बच्चा हो गया विद द न्यू रिलेशनशिप, तो उस सिनेरियो में भी आप एक मजबूत दावा जो है कोर्ट में पेश कर सकते हो रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी। और साथियों, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप सबके माइंड में क्वेरी होती है कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया है तो क्या हम सब्सिक्वेंटली बच्चा ले सकते हैं। येस, यू कुड क्लेम। साथियों, चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड तो है बट नामुमकिन भी नहीं है। उसके लिए करना क्या है कि आप अपने राइट्स को तो रिजर्व करके रखो या कुछ लिखो मत। अगर एक बार आप राइट को वेव करोगे तो दिक्कत आपके लिए होगी, क्योंकि एनी एडमिशन बिफोर द कोर्ट इज ए जुडिशियल एडमिशन। तो वहाँ पर सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन जो है लागू होते हैं, और इसके साथ साथ सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन भी जो है लागू होते हैं। तो वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। पर आपने कुछ लिखा नहीं है, डिवोर्स ग्रांट हो गया और सब्सिक्वेंटली वाइफ ने जो है रीमैरिज कर ली, या उसके कोई बच्चा जो है उस रिलेशनशिप से हो गया, तो वहाँ पर बच्चे को वापस लेने के लिए, उसकी रिकस्टडी के लिए आप दावे पेश कर सकते हो। दे आर मेंटेनेबल और उसमें आपको सुना जाएगा। पर साथियों, एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कंसर्न बच्चा है उसकी जो एक पर्टिकुलर एज है वो है 18 ईयर मेजोरिटी की। अब साथियों, जो भी आपको करना है एज सून एज पॉसिबल करना है। और इसके अलावा ऐसे कई लॉ बने हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, कि अगर इस मैटर का डिस्पोजल कोर्ट जल्दी नहीं कर रहा है, कोर्ट डिले कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट जाकर पिटिशन फाइल करो फॉर अर्लियर डिस्पोजल। कुल मिला के विजिटेशन मिलना चाहिए। कुल मिला के जोर ये दो कि सर हम रोज़ जो है वर्चुअल कॉल कर सकें। आप ये भी जोड़ दो कि बच्चे से हम रोज़ मिल सकें अगर आप लोकल ग्राउंड्स पे हो। कहने की बात है कि जितना बच्चा आपसे मिलेगा, जितना घुलेगा मिलेगा, उसको ये मालूम पड़ेगा कि मेरे फादर ठीक है और मेरा एक बेटर अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, मेरा एक बेटर वेलफेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा आपको मिलना ही मिल रहा है। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि चाइल्ड जो है वो अपनी माँ के साथ रहकर जो है प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो भयभीत है। साथियों, एक बात आपको नोट करनी है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A, मैंने 21 नहीं कहा है, मैंने कहा है 21A, उसके अनुसार फंडामेंटल राइट है चाइल्ड का टू गेट द फ्री एजुकेशन। साथियों, एक बात जो है आपको नोट रखनी है कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया गया। अब बच्चा जो है यहाँ पर कंफर्टेबल पढ़ रहा था, बच्चे की फीसेज आप भर रहे थे, बच्चा अच्छे स्कूल में था, और ऑन द कॉन्ट्री बच्चा एक बुरे स्कूल में चला गया और बच्चे के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चा अपना एजुकेशन करियर जो है प्रॉपर डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको प्रिंट आउट करना है अपनी पिटिशन में। आप लिख दो, वाइफ जवाब देगी बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। अगर उसके पास प्रॉपर जवाब नहीं है तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, पर एक एक बात का आपको जवाब और उसका डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में मंगवाना ही मंगवाना है। और आप एक चीज़ नोट कर लो कि अगर वाइफ डॉक्यूमेंट पेश नहीं करती तो आप ऑर्डर 11 CPC का जो है प्रार्थना पत्र पेश करो और कंटेस्ट करो मैटर को, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, इसके अलावा एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास मेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड जो है माँ के पास में है और आप उसकी कस्टडी रिक्लेम कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में वो अपने भाई के साथ रहना चाहती है, उसकी कंपनी उसके लिए ज़रूरी है। इस बात को भी आप जो है प्लीड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सिनेरियो में भी आप जो है एक अच्छा रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हो कि उसको एक कंपनी मिलेगी और वो अकेला अकेला महसूस नहीं करेगी, डिप्रेशन में नहीं आएगी। तो अगर कोई आप कस्टडी को रिक्लेम कर रहे हो तो इस पॉइंट को भी जो है ध्यान में आप रखो। साथियों, इसके अलावा
अफेक्शन विद द ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, उसका अफेक्शन क्या था उसको भी आप प्लीड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक फैमिली है उसको प्लीड कर सकते हो। उनका एजुकेशन पैरामीटर क्या है उसको आप प्लीड कर सकते हो। और ऑन द कॉन्ट्री वाइफ का जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल पैरामीटर क्या है, उसको भी जो है आप प्लीड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसेंट स्टेटमेंट कई बार कोर्ट में होते हैं बच्चे के, और वाइफ का प्ली क्या होता है कि साहब इसको उसके फादर ने भड़का दिया, इसको ट्यूटर कर दिया। अगर इस तरह का केस जो है वाइफ ने चॉकआउट किया है तो उससे बचने के लिए करना क्या है आपको, ये एक नया चीज़ आया मार्केट में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। कारण क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अगर माँ के पास, मतलब माँ जो है बच्चे को भड़का सकती है कि भाई तू पापा के पास मत जा, और अगर बच्चा जो है पिता के पास में तो पिता उसको भड़का सकता है कि भाई तू माँ के पास मत जा। तो रियल सेंस में उसका एक्चुअल ब्रेन क्या काम कर रहा है ये मालूम पड़ता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट से। और ऐसी रिपोर्टें जो है एक्सेप्टेड हैं, इवन दो ऐसे डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं किया हो और ऐसे डॉक्टर भले ही कोर्ट में नहीं आया हो, कई केसेस में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो साथियों इसको भी विशेष जो है ध्यान में रखें कि बच्चा साइकोलॉजिकली जो है क्या चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वाइफ का पहले ये भी हो सकता है कि सब म्यूचुअल कंसर्न से जो है डिवोर्स हुआ था और उसमें ये तय था कि जो बच्चा है वो रहेगा माँ के पास में, और जिस कारण से कभी भी बच्चा अब पिता जो है क्लेम नहीं कर सकता। अगर ये लिख भी दिया गया, यूजुअली लिखना नहीं चाहिए, लिख भी दिया गया, तो इन द चेंज सर्कमस्टेंसेस आप जो है वर्कआउट कर सकते हो, और ये वर्कआउट जो है किसी भी रूप में आपके राइट्स को जो है अफेक्ट नहीं करने वाला है। इस बात को भी जो है आपको नोट रखना है। बट जब इस तरह के वर्कआउट आप करोगे तो आपको मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग केस जो है पेश करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि जो म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन है उसमें इन चीज़ों को स्पेसिफिक मत करो। साथियों एक बात जो है आपको नोट करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में कहा कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड प्रिवेल ओवर द लीगल राइट्स ऑफ द पेरेंट्स। चिल्ड्रन जो है कोई खेलने की चीज़ नहीं है। Absolute right of the either parents over the life and destiny of the children has yielded to be welfare and balanced growth of the children। कुल मिला के बात क्या है, वेलफेयर और जो अपब्रिंगिंग को अश्योर कर पाए और एक बैलेंस ग्रोथ कर पाए वही पेरेंट जो है ज़्यादा एलिजिबल है फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा कई मामलों में जो है इस बात के रेफरेंस भी दिए गए हैं जो कि आपको नोट करना है। इसे मैंने अभी स्क्रीन छोड़ दी है, इस चीज़ को आप जो है नोट कर सकते हैं। साथ ही उसके अलावा एक मामला है विवेक सिंह वर्सेस रोमानी का, जिसमें ऑब्जर्व क्या किया गया कि चाइल्ड फील्स टॉर्मेंटेड बिकॉज ऑफ द स्टिल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड आइडली नीड्स द कंपनी ऑफ बोथ ऑफ देम। द चॉइस देयरफॉर बिफोर द कोर्ट इज वेरी डिफिकल्ट। हाउएवर इन सच अ डिलेमा द पैरामाउंट कंसिडरेशन इज द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। अगर दोनों ही पेरेंट्स के बीच रिफ्ट है, लड़ रहे हैं बच्चे के लिए, तो बेटर वेलफेयर कैसे होगा, ये एक पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। क्लियर हो गया। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोर्ट इस तरह के जुडिशन को एक्सरसाइज कर रहा है तो कोर्ट को बच्चे का कंफर्ट, दूसरा है कंटेंटमेंट, तीसरा है हेल्थ, चौथा है एजुकेशन, पांचवा है इंटेलेक्चुअल, फिर छठा है फेवरेबल सराउंडिंग्स, इनको भी जो है ध्यान में रखना है। कोर्ट को ये भी ध्यान में रखना है कि अगर चाइल्ड कस्टडी क्लेम कर रहा है फादर, तो क्या वो बेटर अपब्रिंगिंग कर पाएगा, बेटर वेलफेयर कर पाएगा, और उस सिनेरियो में क्या उसका क्लेम सुपीरियर है टू द मदर्स क्लेम, इस बात को भी जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बेसिक जो साइटेशन है वो है मौसमी वर्सेस जैन की, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड नॉट द राइट्स ऑफ पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट, और ये ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द कस्टडी। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात किया है, अगर बच्चा मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो ज़्यादा हैप्पियर है एट दी हाउस ऑफ फादर, तो वहाँ पर कस्टडी क्लेम जो है फादर का ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंस अगर वाइफ रिकॉर्ड पर लेके नहीं आ पाती है, तो साथियों कुल मिला के हम एक नटशेल में बात कर सकते हैं कि जो भी क्लेम फादर लेके आ रहा है उसकी डोमिनेंसी प्लस विल ऑफ द चाइल्ड, इट विल डिसाइड द फर्दर फेट कि बच्चा जो है किसको हैंडओवर करना चाहिए। तो साथियों देखा ना अपने कितना आसान है। अगर हम कोई बात करने जा रहे हैं तो हमको बिंदुवार जो है अपने वर्कआउट करने हैं, बिंदुवार जो है अपनी चीज़ों को सबमिट करना है, एंड डेफिनेटली वी कुड विन। और देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप बैटल लड़ रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि हम नीचे जीत जाओगे या ऊपर जो है जीत जाओगे, आपको लगातार वर्कआउट करना है, और इस तरह से वर्कआउट करना है कि अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचता है तो आपका क्लेम सुपीरियर होना चाहिए, योर क्लेम शुड बी ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। आपको करना क्या है, प्रॉपर ब्रीफ करो, प्रॉपर रिसर्च करो, उसकी स्पायरल करो, और उसके बाद आर्गूमेंट्स करो, और साथ साथ जब भी आप किसी लॉ पर रिलाई कर रहे हो तो प्रॉपर एनेक्चर करते हुए फ्लैगिंग करो, और जो पर्टिकुलर हिस्सा है उसको हाईलाइट कर दो, ताकि जब आप बहस कर रहे हो तो आपको इजी होगा। एक कॉपी बननी चाहिए आपकी, एक जज की बननी चाहिए, सिमिलर कॉपी बननी चाहिए आप दोनों की, तो वर्कआउट करने में इजी भी रहेगा और बहस करने में जो है मजा अलग ही आएगा। तो कुल मिला के देखो भाई, हमारे हाथ में एफर्ट्स है, और एफर्ट्स आप नहीं कर रहे हैं तो वैसे हमारे में एफर्ट्स करो, अपन जीत जाएंगे, विश्वास रखो इस बात का भी। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।